आज की कहानी का शीर्षक है और मौन बोल पड़ा। प्रेम तो कृष्ण ने भी किया था राधा से। उन्हें प्रेम दिया, उनसे कुछ लिया नहीं। जाते जाते अपनी प्राण प्रिया बांसुरी भी दे दी। किसी से कुछ लिया नहीं, किसी से बिना कुछ लिए। उसे केवल अपने देने की भावना का ही प्रेम है। इसलिए तुम्हें ये बताकर मैंने कभी तुम्हारा प्रेम पाने की कोशिश नहीं की। बस यही माना कि तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, उसको खुश रखो और खुद भी खुश रहो। तुम्हारे प्रति मेरा यही भाव प्रेम है, शाश्वत प्रेम। शाम हो चुकी है, सब लोग घरों को लौट रहे हैं, अपने काम से बोझिल होकर, थक हार कर। ठीक इसी सूरज की तरह देखो तो कितना बोझिल लग रहा है। शाम होने तक इसका तेज भी खत्म हो जाता है और इसका चेहरा भी आम लोगों की तरह बुझा बुझा सा लगता है। गौर करो तो प्रकृति हर एक इशारे से अपने होने का एहसास कराती है। इन्हीं इशारों को इंसानी भाषा में समय और कालचक्र की गति के ताने बानों से बुनकर हम परिस्थितियों का नाम देते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के योग से जो निचोड़ हमें मिलता है उसे अनुभव कहा जाता है। कहते हैं कि ढलते हुए सूरज को नहीं देखना चाहिए, इससे मन, मस्तिष्क तथा याददाश्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर मैं कैसे मान लूँ? मुझे तो इसे देखकर वो सब याद आता है जो मुझे याद ही नहीं। आज अपनी बहुत पुरानी दोस्त की याद आ गई। अनुभूति, यही नाम था उसका। पर शायद ही कोई ऐसा पल रहा होगा जब मैंने उसके पूरे नाम से पुकारा हो। मैं हमेशा उसे अनु ही बुलाया करता था। मेरी इस आदत से प्रभावित होकर वह भी मेरा पूरा नाम सारथी न कहकर मुझे सार ही बुलाती थी। हम दोनों इस बात पर एकमत थे कि जो हमें सबसे प्यारा और हमारे लिए सबसे अलग हो, उसका नामकरण हमें खुद करना चाहिए। हिंदी मीडियम के स्कूल से निकलकर पहली बार इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बीच बड़ा अजीब महसूस कर रहा था। कक्षा में पहले दिन 3 लड़के अपनी अपनी अमेरी का बखान कर रहे थे और मैं कोने में दबा कुचला सा बैठा था। तब वह पहली लड़की थी जिसने मुझे दोस्ती की पहल की थी। फिर धीरे धीरे और भी बच्चे आने लगे और मेरी दोस्ती स्कूल में लगभग सभी से हो गई। चाहे वो मुझसे बड़ी क्लास के हों या छोटी क्लास के, सभी मेरे दोस्त बन गए। लेकिन स्कूल में लड़कियों से अधिक बात करने वाले लड़कों की हमेशा खिंचाई होती थी। इसलिए मैं अनु से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, थोड़ा अंतर्मुखी भी था। फिर भी मैं उसकी बड़ी फिक्र करता, उस पर ध्यान देता, उसकी हर चीज़ मुझे अच्छी लगती। माँ के सामने तो मैं खुली किताब था। उनसे आज तक मैंने कुछ नहीं छिपाया, कुछ भी नहीं, जो शायद एक उम्र के बाद बच्चे माँ बाप से छुपाते हैं, पर मैं नहीं छुपाता था। इसी वजह से मेरा मार्गदर्शन बड़े ही सुरक्षित हाथों में हुआ। उन्होंने बताया कि इस उम्र में हर लड़की को लड़के और लड़के को लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। अब मेरा व्यवहार अनु के प्रति और भी सावधानी भरा हो चुका था। अब मैंने अपने मन पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। अब उसकी हर हरकत जिससे मैं प्रभावित होता था, तुरंत मन मस्तिष्क के तराजू पर तौलकर परखा करता कि यह वास्तविक प्रेम के कारण हो रहा है या केवल आकर्षण है। इस तरह की आध्यात्मिक और चिंतन वाली गूढ़ बातें दोस्तों के बीच करने के कारण वो मुझे साधु या बाबा कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो इन बातों को समझ ही नहीं पाते थे, या शायद ही मैं ही उनसे पहले परिपक्व हो गया था। खैर, कुछ समय बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और फिर दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, या फिर यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि सब कुछ इतनी जल्दी और एकाएक छूटा कि पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं मिला। 13 साल बाद पापा के एक मित्र के घर पार्टी के दौरान किस्मत ने मेरा और अनुभूति का सामना करा दिया। हम दोनों के बीच कई सालों की दूरी आ चुकी थी। अनुभूति मेरे सामने थी, पर कदम थे कि उठ ही नहीं रहे थे।
2 कदम के फासलों की दूरी को चलकर मिटाना कितना मुश्किल होता है, इसे आज मैंने जाना। औपचारिकता का निर्वाह करने के लिए शुरू से ही मैं मशहूर रहा हूँ। आखिरकार हमारे औपचारिकता विहीन संबंधों को औपचारिकता ही बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। कैसी हो अनुभूति? मैंने पूछा। उसकी वाचलता आज भी वैसी ही थी, बस छेड़ने भर की देरी ही थी। मैं तो ठीक हूँ मिस्टर गायब। जी हाँ, गायब। स्कूल क्या छोड़ा, शहर ही छोड़ दिया। न कोई फ़ोन, न कोई बातचीत, न मिलना जुलना, न कोई खोज खबर। जिंदा भी हो या नहीं, कुछ नहीं पता। ऐसे गायब हुए जैसे कभी मिले ही नहीं। और ये अनुभूति क्या लगा रखा है? मेरा नाम भूल गए क्या, जो तुमने मुझे दिया था? मेरी स्थिति इतनी अजीब थी कि क्या बताऊं। सालों बाद वही अंदाज। खुशी तो बहुत हुई, पर तुरंत दिल से एक गंभीर आवाज़ आई, सावधान सारथी। ये वही आवाज़ है जिसे तूने इतने सालों तक दबाए रखा है। ये आवाज़ वो चाबी है जिसे अपने दिल के तालों से दूर रखना, नहीं तो सारे राज खुल जाने का खतरा हो सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरी पत्नी भूमिजा आ गई। मैंने मिलवाने के लिए कहा, अनु, ये मेरी पत्नी भूमिजा है। एक पुराने दोस्त के साथ एक नया साथी फ्री। अनु ने जवाब दिया, हाँ, वैसे भी अब तुम पुराने हो चुके हो और दुनिया हमेशा उगते सूरज को ही सलाम करती है। इस पर हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। ओह, तो आप हैं अनुभूति। इन्होंने कई बार आपके बारे में बताया है। यकीन मानिए, आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है, ये सिर्फ मैं और सारथी ही जान सकते हैं। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी चंचल अनु अब परिपक्व हो चुकी है। तभी तो उसने शर्मा कर मुस्कुरा भर दिया। कुछ कहा नहीं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छिपी खिलखिलाहट वाली हंसी मैंने सुन ही ली थी। तभी पीछे से उसकी आंखें अपने हाथों से ढकते हुए एक शख्स ने लड़की की आवाज़ में कहा, पहचान कौन? अनु ने झट से कहा, आवाज़ से भले ही धोखा खा जाऊं, पर तुम्हारे स्पर्श की अनुभूति मुझे धोखा नहीं दे पाएगी मिस्टर स्पर्श खन्ना। यह उसके पति थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी। अनु ने स्पर्श से मेरा परिचय करवाया। तो आप हैं मिस्टर सारथी। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है अनुभूति से। मुझे स्पर्श के इन शब्दों और उसके स्पर्श में एक पुरुष के चोटिल अहम का अनुभव हुआ। शायद मेरी तारीफ में अनु ने स्पर्श को मेरे सामने एक अनजाने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा कर दिया था। कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि मेरी उनसे पहली मुलाकात ही तो थी। फिर भी मैंने उन्हें छोड़कर कहा, वाह, छेड़ कर कहा, वाह क्या बात है। स्पर्श अनुभूति, स्पर्शा अनुभूति। स्पर्श सिर्फ मुस्कुराए, पर अनु तो शुरू ही हो गई। पता है, स्कूल के दिनों में सार हम दोस्तों में मशहूर था। किसी का भी नाम संधि विच्छेद करके खूबसूरत करने और उसका कूड़ा करने में, उसकी टांग खींचने में भी अव्वल। मुझे इसकी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। तुम आज भी नहीं बदले सार। हमारी बातों को स्पर्श और भूमिजा दोनों ही सुन रहे थे, लेकिन भूमिजा उस वार्तालाप में रस ले रही थी, जबकि स्पर्श की आंखों में मैंने कुछ उलझन महसूस की। वह एक इंजीनियर था और मैं एक साइकियाट्रिस्ट। इसलिए कुछ देर अपने अपने क्षेत्र के बारे में बातचीत होती रही, पर मैंने देखा वो मुझसे खुल नहीं पा रहा था। अब मुझे उसका मनोविज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। कुछ दिन तक हम मिलते जुलते रहे। हमारी दोस्ती में फिर से वही रंग भर आए जो पहले थे। एक दिन अनु ने शिकायत की, तुम तो जैसे मुझसे सारे रिश्ते ही तोड़ कर चले गए। मैंने सोचा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, बस एक आस थी। मैंने कहा, तुम्हें तो आस थी कि हम फिर मिलेंगे, पर मैं तो निश्चिंत था कि अब हम जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। अनु की प्रश्नवाचक दृष्टि को पढ़ने में मुझे अधिक समय नहीं लगा। मैंने कहा, सच तो ये है कि अब तक अप्रत्यक्ष रूप से मैं तुमसे भाग रहा था, क्योंकि एक सच जो आज मैं तुम्हें बताने की स्थिति में आ गया हूँ, कल तक नहीं था।
पहले तुम्हारे सवाल का जवाब मैं छोड़कर चला गया था, तुमसे रिश्ता तोड़कर नहीं। अनु ने कहा, तोड़ा या छोड़ा बात तो एक ही है। मैंने प्रतिवाद किया, नहीं, तोड़ने और छोड़ने में बहुत फर्क है। टूटे रिश्ते जुड़ते नहीं, और अगर जुड़ भी गए तो उनमें गांठ पड़ जाती है। पर छोड़े हुए रिश्ते उस टीवी सीरियल की तरह होते हैं जिन्हें जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हम जहां छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद जिंदगी के किसी दूसरे पड़ाव से मिलने पर उन्हें वहीं से दोबारा शुरू कर देते हैं जहां से हमने उन्हें छोड़ा था। इसलिए तुमसे मुलाकात होने पर मैंने वहीं से अपने रिश्तों की शुरुआत कर दी। अनु आज गंभीरता से मेरी आंखों को देख रही थी, मानो मुझे पूरी तरह पढ़ लेना चाहती हो। वो कौन सा सच है जो आज तक तुमने मुझे नहीं बताया? अनु ने तुरंत जानना चाहा, पर आज मुझे किसी भी तरह का डर, घबराहट या किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही थी। लग रहा था जैसे आज मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ, स्वच्छंद और स्वतंत्र निष्कलुक हृदय का स्वामी हो चुका हूँ। मैंने सहज लहजे में इतनी बड़ी बात की अभिव्यक्ति कर डाली। अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनु को काटो तो खून नहीं। उसे पता नहीं चला कि क्या हो गया। निस्तब्धता एवं संवेदन शून्यता की सीमा को पार कर जाने से वो किस लोक में पहुँच चुकी थी जहाँ उसके कान तो सुन रहे थे, परंतु संदेश अपने गंतव्य के बीच ही कहीं खो से लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या करे। मैंने उसकी मनस्थिति को भांप लिया कि जिस शख्स को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है, वो एक आदर्श पति भी है, उसमें चारित्रिक दोष भी नहीं है, फिर ये क्या? मैंने आगे कहना शुरू किया, वो भी आज से नहीं, जब तुमसे पहली बार मिला था तब से, लेकिन कभी कहा नहीं, क्योंकि मैं प्रेम और आकर्षण के बीच की बारीक रेखा के अंतर में उलझा रह गया था, और जब उलझन से निकला तब तक तुम अनूप से प्यार कर बैठी थी। लेकिन मैंने प्रेम का गूढ़ स्वरूप तब तक समझ लिया था, इसलिए तुम्हें उसके साथ देखकर भी खुश था। तुम्हारा वो प्रेम स्थायी नहीं था। मैंने सुना 3 महीने बाद उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमसे इतना दूर था कि चाहकर भी तुम्हें संतावना देने नहीं आ सका। थोड़ी देर रुककर मैंने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन तुम्हारी बदहवासी बता रही है कि तुमने प्रेम का मूल अर्थ आज तक नहीं जाना है। नहीं तो तुम इस तरह बदहवास नहीं होती, बल्कि सहज होती। तुम प्रेम के शाब्दिक अर्थ में न जाओ, बल्कि उसके मूल अर्थ अथवा भावार्थ में जाकर उसे देखो, जो उसका वास्तविक तथा शाश्वत अर्थ है, जो तुम्हें भी उस प्रेम का ज्ञान हो जाएगा। मैंने समझाना शुरू किया, मनोविज्ञान कहता है कि प्रेम के मूल में स्वार्थ होता है, किंतु सच तो ये है कि जहाँ सच्चा प्रेम हो वहाँ स्वार्थ का क्या काम। संसार में कामना को भी प्रेम ही कहते हैं। वह कामना उपयोगिता के कारण हो सकती है या फिर आधिपत्य के कारण भी हो सकती है। तुम केवल उस प्रेम से परिचित हो जो सांसारिक और सात्विक है, प्रत्यक्ष शरीर के बंधनों से बंधा है। कामी पुरुष वेश्या के प्रति अपने काम भावना को ही प्रेम मानता है। बेटे से उसकी उपयोगिता और अपेक्षा के कारण ही पिता उससे प्रेम करता है, और पति का पत्नी प्रेम मात्र अपने पति के प्रति आधिपत्य भाव ही होता है। वस्तुतः इनमें से प्रेम कोई भी नहीं है। प्रेम स्वार्थ, अपेक्षा तथा आधिपत्य से परे है। यही प्रेम का यथार्थ स्वरूप है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, प्रेम केवल प्रेम है, शाश्वत प्रेम। उसे सांसारिकता या सात्विकता का जामा पहनाना भी उचित नहीं है। प्रेम तो कृष्ण ने किया था राधा से, उन्हें प्रेम दिया, उनसे कुछ लिया नहीं। जाते जाते अपनी प्राण प्रिया बांसुरी भी दे दी। किसी से कुछ लिया नहीं, किसी से बिना कुछ लिए। उसे केवल अपना देने की भावना ही प्रेम है। इसलिए तुम्हें ये बताकर मैंने कभी तुम्हारा प्रेम पाने की कोशिश नहीं की। बस यही माना कि तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, उसको खुश रखो और खुद खुश रहो।
तुम्हारे प्रति मेरा यही भाव प्रेम है, शाश्वत प्रेम। अनु की आंखें छलछला उठी। प्रेम के गूढ़ स्पर्श स्वरूप को जानकर या शायद आत्मग्लानि से मैं हर किसी की आंखों को पढ़ लेता था, लेकिन नमी की वजह से उसकी आंखों के अक्षर धुंधले पड़ गए थे, जिन्हें मैं पढ़ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मैंने भी महसूस किया कि ओस की कुछ ठंडी बूंदें मेरी भी आंखों में कैद थी, जिन्हें बहाते ही नज़ारा साफ दिखने लगा। अनु ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या भूमिजा ये सब? मैंने मुस्कुराकर कहा, हमारी जब शादी हुई तब वो सिर्फ मेरी पत्नी थी, पर अब वो मेरी अर्धांगिनी है, इसलिए कभी छुपाने की नौबत ही नहीं आई। तभी तो उस दिन पार्टी में तुम्हें देखकर वो मुझसे ज़्यादा खुश हुई, बल्कि उसी के कहने पर मैं तुमसे यह सब कह पा रहा हूँ। अनु अब न हंस पा रही थी, न ही रो पा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। अंततः मुझसे लिपट कर रो पड़ी, जैसे बांध से पानी छूटने पर जलधारा अपना संयम तोड़कर अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है और अंततः समुद्र में विलय होकर ही शांत होती है। मेरी भी हिम्मत अब उसे चुप कराने की नहीं हो पा रही थी कि तभी नम आँखों से भूमिजा ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, तुम जब नहीं थी तब तुम्हारे नाम की जगह खाली थी। मैं वहाँ नहीं बैठ सकती थी, तो मैंने सार के दिल में अपने लिए एक नई जगह बना ली, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी जगह सार कभी किसी को नहीं बैठने देंगे, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। अनु ने बड़ी हिम्मत जुटाकर एक प्रश्न और कर दिया, इतने सालों तक कैसे छुपा कर रखा तुमने? मैंने कहा, अनु, समुद्र में कई सीप होते हैं, मगर मोती सिर्फ वही सीप बना पाता है जो बारिश की बूंदों को अपने अंदर मोती बनने तक संभाल सके। तभी मेरी नज़र पीछे खड़े एक हाथ में अटैची और दूसरे में कोट लिए स्पर्श पर पड़ी। आश्चर्य से मेरी आंखें स्पर्श पर टिकी रह गई। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन क्रोध से नहीं। उनमें सम्मान था, आग्रह था, संवेदना थी, पश्चाताप था, और ये थे दो आंसू जो बहुत बोझिल थे। माहौल में उस समय कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ शांति और सबका मौन। वो मौन इतना गहरा था कि आज मैं उस मौन की गूंज को साफ साफ सुन पा रहा था, और हम चारों ही लगभग आज उसी भाषा के माध्यम से बातें कर रहे थे। कभी कभी मौन में बहुत कुछ कह जाता है, बस उसे सुनने के लिए उस मौन के भाषा की ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैंने महसूस किया कि इस मौन में भी सबके प्रति प्रेम ही था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तों में मौन आ जाए तो रिश्तों को खोखला कर देता है। शायद इसलिए इतने सालों से मैं मौन रहा, पर सालों से शांत बैठकर मेरा मौन आज बोल ही पड़ा। फिर भी वह सुखद ही था। कुशाग्र मिश्रा।